अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और पेपर के ऊपर काम कर रहे होंगे। आज हमारा एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आखिरी लेक्चर है और ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आज के लेक्चर में आई विल जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जो कि हम प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस से जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। और ज़ाहिर है कि प्रोबेबिलिटी को हम 4 लेक्चर्स में पूरा कवर नहीं कर सकते, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप आगे जाके डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, नो मैटर आप किस फील्ड में हैं, आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि बार-बार सुनने में मिलेंगी। तो वी विल जस्ट वांटेड टू गिव यू सम आइडिया कि वो टर्म्स क्या है। ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम प्रीवियस जहाँ हमने छोड़ी थी उसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। Then we will talk about some examples of commonly available discrete random variables. फिर हम continuous random variables की बात करेंगे और उसमें भी हम जिस तरह से discrete में हमने दो चार टर्म्स की बात की उसी तरह से कंटिन्यूस में बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ओनली टू कॉमनली अवेलेबल स्टैंडर्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। अनाउंसमेंट में देयर इज नथिंग न्यू। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को डेट शीट मिल गई है कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि 4 से एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो होपफुली यू विल बी गेटिंग रेडी फॉर दैट। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जो है दिस इज ऑन थर्सडे इंशाल्लाह ताला, और मैंने यहाँ पे 8 PM लिखा हुआ है, बट आई थिंक इट विल गो टिल 9 PM। और इंस्ट्रक्शन शीट्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं और काइंडली उनको इंस्ट्रक्शंस देख के प्रिपेयर कीजिएगा प्रेजेंटेशन। और पेपर सबमिशन जो है वो आपकी 1 जनवरी को है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर जो है वो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर जो है वो खत्म किया था, लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू लेट्स जस्ट वेरी ब्रीफली टच के रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, जस्ट फॉर क्विक रेफरेंस, रैंडम वेरिएबल्स में देखें हमने क्या पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी में हमने ये बात की है कि हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन वी हैव अ सैंपल स्पेस, लेट्स सपोज मैं किसी एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के मेरे पास एक सैंपल स्पेस है इस तरह का, और जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स मौजूद हैं। ये ईटा 1 है, ईटा 2 है, इस तरह से है, और इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। जो रैंडम वेरिएबल होता है, अगर मैं उसको एक्स डिफाइन करती हूँ, तो व्हाट इट वुड डू, इट इज अ फंक्शन विच विल टेक ईच एलिमेंट फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस और उसको रियल लाइन पे जाके मैप कर देगा। सो इसका मतलब है कि मेरे पास एक्स ऑफ जीटा 1 जो है, दिस विल बी सम नंबर हेयर जिसको मैं x1 कह सकती हूँ। सिमिलरली जो x ऑफ थीटा 2 होगा, दिस विल मैप सम अदर नंबर जिसको मैं स्मॉल x2 कह सकती हूँ। अच्छा, अभी याद रखें कि रैंडम वेरिएबल को मैं कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उसको मैं स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें, डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल स्पेस, अगर आपके पास डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है तो इसका मतलब है कि 1 बाय 1 जाके इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर रियल लाइन पे मैप हो रही है। दिस इज द रियल लाइन। बट इफ यू हैव कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। तो वो सारी की सारी जब यहाँ जाके मैप होंगी तो वो डिस्क्रीट के बजाय एक कंटिन्यूस रीजन पे मैप हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इफ आई रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ दिस रियल लाइन जो जो कि जहाँ पे मैपिंग हो रही है उसको मैं एस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होगा कि मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यू होंगी x1 x2 से लेकर सम xn तक होंगी, जिसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सैंपल जो कि हमारे पास सैंपल स्पेस में है। और ये हमेशा याद रखें कि ईच सैंपल इज मैप टू सम वैल्यू इन द रैंडम वेरिएबल। और अगर यही मैं एक बात कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की करती हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, आई वुड हैव समथिंग लाइक दिस।
विच विल बी शोइंग के ये जो वैल्यूज इन बिटवीन हैं इन दोनों एंड वैल्यूज के, ये भी उसके अंदर शामिल होंगी। जबकि डिस्क्रीट में क्या है कि ओनली दीज वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड, x1 x2 x2 x3 से लेकर xn तक, x1 और x2 के दरमियान की वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी। लेकिन कंटिन्यूअस में अगर 0 से 1 में लिख रही हूँ इस तरह का, तो इसका मतलब है कि 0 से 1 तक तमाम की तमाम वैल्यूज उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। ओके, ये चीज़ हमने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ी थी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट के आप जब रैंडम वेरिएबल्स ले लेते हैं तो जिस तरह सैम्पल स्पेस में हमारे पास हम सैम्पल्स में प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करते थे, तो रैंडम वेरिएबल्स आर एक्चुअली द सेम थिंग, जस्ट ये कि न्यूमेरिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स में जितने भी आपके पास इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हमने एक्चुअली लास्ट टाइम बात कर रहे थे, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है उसमें कंटिन्यूअस एक हमने क्यूमुलेटिव एक तो हमारे पास दो टर्म्स हमने डिफाइन की थी। एक तो हमारे पास था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको पीएमएफ से हमने डिफाइन किया था, और दूसरा हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या था कि आपके पास हर रैंडम वेरिएबल, जिस तरह यहाँ पे अब मैं x लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि x में बेसिकली x का मतलब क्या है कि मैं s ऑफ x जो है इसकी एलिमेंट्स लिख रही हूँ। तो x1 x2 x3 एंड सो इन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी p1 है, इसकी p2 है, एंड सो हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, तो दिस विल बी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और इसको जो है वो हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई करके लिखा हुआ था, या ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। और इसमें इसके हमने कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 नहीं हो सकती। आप अगेन याद रखें कि जिस तरह सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज हमने बात की थी, उस वही प्रॉपर्टीज, उसी तरह की प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी मौजूद होती हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये उसी को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या मतलब था कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ, कैपिटल F x of x से, and it was actually the probability of the random variable being less than or equal to some specific small x। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो जिस तरह, अगर मैं इस तरह इसकी बात करती हूँ, ये जो ऊपर मैंने एक रैंडम वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इसमें अगर 0 से लेकर x1 तक जो है इसकी वैल्यू p1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, x1 से x2 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p1 प्लस p2। तो बिकॉज क्यूमुलेट हो रहा है, एड अप होती जा रही है वैल्यूज जो है, एंड सो आपके पास जो है वो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, नो मैटर आपके पास कितनी कम प्रॉब, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि p3 बहुत छोटी है, लेकिन इसमें तो एड अप हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप p3 के ऊपर जा रहे हैं तो you are getting something which is sum of p1 plus p2 plus p3। और जाहिर है कि बेशक पॉइंट्स में हो या जिसमें भी हो, लेकिन जब ऐड करेंगे तो वैल्यूज ऊपर ही जा रही होंगी, और एट द एंड जब भी आप आखिरी जो है वो वैल्यू पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल x ऑफ n यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते होते ये वैल्यू 1 पे चली जाएगी, दिस इज p ऑफ n। और इसको जो मैं स्टेयरकेस में मैंने बना दिया, लेकिन आप देखेंगे बुक्स में तो उन्होंने एरोस पे लगाया हुआ होता है, और बेसिकली एरोज जो हो हाँ जी, सॉरी ये मेरा ख्याल है मैंने गलत बनाया। व्हाट यू नीड टू डू इज, जी यहाँ पर आपके पास जो है वो p1 होगी, और जब आप लेस देन इक्वल टू x2 करते हैं तो इसका मतलब है कि इट शुड बी इक्वल टू p1, यहाँ तक p1 है और फिर ये p1 प्लस p2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे p1 प्लस p2 p3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है वो pn तक की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो इसके नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही हम बात कर रहे थे। उस केस में व्हाट एक्चुअली विल हैपन इज के वी हैव
एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वी टेक द सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स। जिस तरह आप एवरेज की बात करते हैं, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ जो चीज़ मतलब आप ये कह लें कि एवरेज जो हम ले रहे होते हैं दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज के, जिसमें हम तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वली लाइकली समझ रहे होते हैं, या हम ये कह रहे होते हैं कि उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब है कि हम उसको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू देयर आर सर्टेन आउटकम्स जिनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सर्टेन आउटकम होते हैं जिनके होने के चांसेस कम होते हैं। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो in that case we actually take values to be a sum of all xi जो भी random variable की values हैं weighted by the probability of the random variable at the value of xi। यानी आपके पास जो है वो weights define होते हैं, which means कि अगर मैं 1 3 5 7 इसका अगर एवरेज अगर हम कह रहे हैं तो सिंपली आप क्या कहेंगे 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने लेना है या मीन आपने फाइंड आउट करना है, तो उस केस में व्हाट यू वुड आस्क मी इज कि अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, या आप खुद निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन के प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 5 7 क्या है, और आपको जब सम करना पड़ेगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकालनी है, नॉट सम करना है, तो 1 टाइम्स पी ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स पी ऑफ 3 प्लस 5 टाइम्स पी ऑफ 5 प्लस 7 टाइम्स पी ऑफ 7। ठीक है, अब देखिए 7 ऐसा बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि इसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। सो इट मींस कि इट विल ऑल डिपेंड्स अपॉन के आपके पास कौन सी वैल्यू को कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ द वेटेड जो लीस्ट स्क्वेयर्स वगैरह हम करते थे उसमें भी हम यही कहते थे कि जहाँ पे वैल्यूज आपके पास weight weight of any value is actually defining कि how important is that value in the computation of the whole thing। अच्छा, यहाँ इसको मैंने म्यू से ही सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन आई थिंक रेस्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने इसको म्यू एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो विच मीन्स के मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो म्यू एक्स हो या म्यू हो, बोथ ऑफ देम आर यूज फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। और वेरिएंस जो है रैंडम वेरिएबल का वो क्या डिफाइन कर रहा होता है कि जो भी मीन है या जो काइंड ऑफ सेंट्रल वैल्यू, आप सेंट्रल वैल्यू का एक मेजरमेंट ले रहे हैं कि सेंटर कहाँ पे पहुंचता है, उसके इर्द गिर्द स्प्रेड कितना है किसी भी रैंडम वेरिएबल का। तो वेरिएंस का फॉर्मूला इज वेरी easy, and variance के formula is actually related to the means। इसमें भी आप जब आप spread ले रहे होते हैं, then you are talking about okay, where is ये जी sorry जी, वेरिएंस में हम क्या कह रहे होते हैं कि वेरिएंस को हम वेरिएंस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या सिग्मा एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड दिस इज अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच random variable minus its mean square। ठीक है, और स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल लेट सपोज के ये मीन आ गया हमारे पास, और जो रैंडम वेरिएबल्स थे वो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हम जब स्प्रेड लेना चाह रहे हैं तो हम दोनों साइड्स की वैल्यूज एड अप करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। तो हम स्क्वायर सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि डिस्टेंसेस पॉजिटिव आ जाएं तो इफेक्ट एड अप हो जाएगा। अदरवाइज आप देखें, फर्ज करें कि ये डिस्टेंस जो है वो -0.1 है और ये डिस्टेंस भी 0.1 है, तो अगर हम सिंपल ऐड करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे ना। बट व्हाट वी वांट इज के हम इन दोनों का इफेक्ट ऐड अप करना चाहते हैं, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ मैं इन दोनों को ले रही हूँ तो स्प्रेड डबल हो रहा है 0.1 की वजह से। लेकिन अगर हम इसको मीन को जीरो स्क्वायर नहीं करेंगे तो +0.1 और -0.1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको स्प्रेड जीरो मिल जाएगा, विच इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर ले रहे होते हैं, और इसको भी अगेन हम वे करते हैं
हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे होते हैं, व्हिच मीन्स कि हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला किस पे लग रहा होता है कि यू टेक एक्स आई माइनस म्यू एक्स, यानी हर एक्स में से जो है आई फ्रॉम 1 टू एन जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उस हर हर एक्स में से मीन को माइनस करके और फिर प्रोबेबिलिटी उसी तरह से आप यूज कर रहे हैं जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेशन में यूज की थी, ठीक है। सिर्फ ये चेंज हो गया। अब आप याद करें, जिस तरह वेरिएंस में जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, और मीन में क्या था, दिस वाज अगेन द समेशन वाज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन यहाँ x माइनस एक्स आई माइनस म्यू एक्स के बजाय एक्स आई खाली आया हुआ था। तो दिस इज द डिफरेंस कि पहले आप मीन निकालेंगे और फिर मीन निकालने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग मीन फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, और बाकी फार्मूला जो है इट विल रिमेन द सेम बिकॉज इट इज एक्चुअली गिविंग यू द स्प्रेड। इसकी वजह से जो है वी आर गेटिंग द स्प्रेड ऑफ द ईच एंड एवरी वैल्यू अराउंड द मीन, और वो सम अप करने के बाद है कि टोटल स्प्रेड हमें मिल रहा होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि आपको बहुत दफा नजर आ रही होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन हम कह रहे होते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग अदर देन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट अगर आप ले लें तो दिस इज एक्चुअली द standard deviation, ठीक है। Okay, now we will talk about some random variables जो कि commonly डिफाइंड रैंडम वेरिएबल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, हम जो प्रोसेसेस भी कर रहे होते हैं और उनमें भी ये रैंडम वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे होते हैं, तो हमने इनको स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अब स्टैंडर्ड डिफाइन करने का क्या मतलब है कि कोई फिनोमेना अगर आपको नजर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, या कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया है और आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम इस टाइप के आ रहे होंगे, तो आपको इन रैंडम वेरिएबल्स के बारे में अगर आप उसको किसी भी रैंडम वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर सकें, या आप कह सकें कि अच्छा जिस तरह से इस रैंडम वेरिएबल में ये प्रोसेस होता था उसी तरह से हमारा भी जो है उसी टाइप का सैंपल स्पेस जनरेट कर रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उस रैंडम वेरिएबल के तमाम वैल्यूज, नॉट वैल्यूज, तमाम ये तमाम फार्मूलाज को अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको बार बार खुद हर एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज, मीन, वेरिएंस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कंप्यूट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपको मिले हुए होते हैं वो कंप्यूट करने के लिए। लेकिन अगर आपको जो है वो कोई अगर इन स्टैंडर्ड या नॉर्मली अवेलेबल रैंडम वेरिएबल्स से डिफरेंट है आपका एक्सपेरिमेंट, तो फिर जाहिर है कि आपको कंप्यूटेशन सारी करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट जिस टाइप के एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में रिपीट होते रहते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम आ रही होती हैं, तो फिर लोगों ने जो है उसको स्टैंडर्डाइज और करके जो है उनके फॉर्मूलाज वगैरह दे दिए या कॉन्सेप्ट दे दिए। सबसे जो बेसिक रैंडम वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम रैंडम वेरिएबल, दैट इज द यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल जो है दिस इज सिंपलेस्ट इन द सेंस के इसमें हम ये कहते हैं कि जितने भी आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डाइस को एक थ्रो कर रहे हैं, तो अब हमें क्या होता है अगर हम ये कहते हैं कि जी इफ दिस इज अ बैलेंस डाइस, तो उस केस में जो है वो आपके पास 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की या 6 आने की तमाम प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपके पास एस एक्स क्या इस केस में होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, और इन तमाम की जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ओके, इन तमाम के तमाम रैंडम वेरिएबल्स में कुछ में मैं आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला बताऊंगी, कुछ में नहीं बताऊंगी, अगर बहुत इजी है तो नहीं बताऊंगी, या ये कि वेरिएंस का फॉर्मूला जो है आप खुद निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल सकते तो इट मे बी वेरी इजी टू कंप्यूट, बट द थिंग इज के जो सबसे पहले जो स्टार्ट चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर एनी रैंडम वेरिएबल इज कि जब आप कि उसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या विच मीन्स के what is the probability mass function in that case. Probability mass function is important because probability mass function आपको ये information देता है कि हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बनाना शुरू करूँ इस रैंडम वेरिएबल का जो कि टॉसिंग ऑफ अ रोलिंग ऑफ अ डाई है, तो इस केस में व्हाट विल हैपन कि मेरे पास जो है वो 6 वैल्यूज हैं, x1 से लेकर x6 तक होंगी, 6, ठीक है। और इन तमाम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है। और सो इट्स और इसको जो है दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, जिसको मैं x इक्वल टू एक्स आई भी कह सकती हूँ, या हमने जिस तरह कहा था कि वी एक्चुअली राइट इट लाइक दिस आल्सो। एंड व्हाट कैन आई से कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की इक्वेशन ये होती है, x इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1/n, डिस्क्रीट टाइम रैंडम वेरिएबल्स के केस में बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल जो है वो तो रोलिंग ऑफ अ डाई है, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ऑल्सो। उसमें क्या होगा, दो आउटकम्स होंगे रैंडम वेरिएबल्स के, और उसमें जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज हाफ हो जाएंगी, हर एक की सारों की मिला के प्रोबेबिलिटीज नीड टू बी 1। तो जितने भी आपके पास सैंपल रैंडम वेरिएबल्स के आउटकम हैं, जैसे एन नंबर ऑफ अगर उसके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, तो 1/n ही हमेशा जो है वो इसकी each one की probability आनी चाहिए, because of the reason कि they are uniformly distributed, ठीक है। इसके अलावा if you want you can actually think about similar random variables के जो अगर आप डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के कोई प्रोडक्शन हो रही है और हमारा रैंडम वेरिएबल ये है कि नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस इन 1 मिनट, ठीक है। इट तो अब नंबर ऑफ आइटम्स क्या हैं, समहाउ उनकी 1 मिनट में अगर आप 10 निकाल रहे हैं तो हर 1 मिनट में 10 निकालेंगे, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी वुड से इसके अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ items produced in first second should be the same as in second or should be the same in 10 7 second 8 second। तो अगर हम 10 seconds की बात करें तो 1/10 ऑफ द प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। एंड सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स के जिसमें जो है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल यूज हो रहा होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट रैंडम वेरिएबल। एंड आई वुड एडवाइस कि जब आगे आप जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या पढ़ते हैं, डेटा देखते हैं, तो ट्राई टू थिंक अबाउट कि आपके डेटा पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिट आ सकती है। मतलब कि आपका जो डेटा सेट है उसमें जो भी डेटा अवेलेबल है उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, और उन प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शंस क्या हो सकते हैं, और उसकी बेसिस पे जो है हाउ कैन यू फिट डिफरेंट नोन रैंडम वेरिएबल्स जो कि अवेलेबल हैं, जो कॉमन है। और अदरवाइज अगर जाहिर है कि कॉमन वालों को नहीं आप कर सकते, तो फिर यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट योर ओन इक्वेशन अबाउट द रैंडम वेरिएबल। एनीवे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि लेट्स सपोज कि n is 10 है ऑन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 9। तो अगर ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो सैंपल स्पेस है इसका ये जो नॉट सैंपल स्पेस रैंडम वेरिएबल का जो सेट है आउटकम का, दिस विल बी 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा, ओके। अब और इसकी सिंपली जो है बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या इसकी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू 0 टाइम 1/10 plus 1 time 1/10 plus 2 time 1/10, because of the reason कि this is x times px, the probability of x equal to xi को हम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो we know कि probability of x equal to xi तो 1/n है, तो सिंपली जो है वो 1/10 तो बाहर निकल आएगा, और उसके हम उसके बाद जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल क्या है, आप जो बात करते हैं ना, जो एवरेजेस ले रहे होते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के केस में, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सेम एज द एवरेज ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि इसमें हर एक की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, वेट हर एक का इक्वल है। और आप देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स ऑफ आई को ऐड कर रहे हैं, विच इज द वे ऑफ टेकिंग द एवरेजेस, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है कि एक्स आई को ऐड कर रहे हैं और फिर एन से डिवाइड कर रहे हैं। वेरिएंस के लिए जो यू कैन डू इट योरसेल्फ के ओके, वेरिएंस में क्या हो जाएगा, इट विल बी द सेम फॉर्मूला
नॉट सेम फॉर्मूला, लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे कि 0 माइनस 4.5 इंटू, यानी आपके पास अब समेशन क्या हो जाएगा, लेट मी एक्चुअली जस्ट राइट इट, कि मेरे पास दिस समेशन शुड बी 1 ओवर n, यहाँ पर होगा इसी तरह से I from 1 to n xi minus mu of x square, ठीक है। और इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो है उसको आप मीन उसमें से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, उनको ऐड अप कर लेंगे एंड देन you would divide it by n. Okay, so this was about uniform random variable. अच्छा, another type of phenomena that occur very frequently is something जिसमें आपके पास outcome, दो outcome ला सकते हैं, ठीक है। कि आप for example आपके पास एक स्विच है, लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी, तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। टॉस कर रहे हैं कॉइन को, दो पॉसिबिलिटीज हैं, हेड होगा या टेल होगा। इसी तरह से वेदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है, रेन होगी, रेन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, रेन होगी या नहीं होगी, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। सो देयर आर सो मेनी फेनोमेनास के जिसमें आपके पास बाइनरी आउटपुट होते हैं, काइंड ऑफ के आपके पास या तो होगा कुछ या नहीं होगा। तो आप इसमें से जो होगा, फॉर एग्जांपल कोविड होगा नहीं होगा, ठीक है, आपका जो है वो जो हेल्दी वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। सो देयर आर टू मेनी डिसीजन, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग के जिसमें हम टू आउटकम्स होते हैं, एंड वन ऑफ देम आर प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, वन ऑफ देम जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ सक्सेस, एंड द अदर वन को हम फेलियर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं कि जी कॉइन के केस में हेड आना जो है वो सक्सेस है, टेल आना जो है वो फेलियर है, बट इट इज नॉट इन द सेंस ऑफ के पास और फेल के ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज जस्ट कि जो भी आपका इंटरेस्ट का आउटकम है उसको आप सक्सेस कह देते हैं, दूसरे को फेलियर कह देते हैं, ठीक है। और समटाइम्स सक्सेस को हम रिलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि कोई बीमारी थी तो सर्वाइवल, जो पर्सन है, पर्सन विल सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, तो जाहिर है सक्सेस को हम, इट इज ऑब्वियस के सक्सेस is survival or not, survival is failure, but in other cases it is not necessary कि आप जो define कर रहे हैं experiment, for example आप कहीं जा रहे हैं and you are saying कि जी ना the experiment is whether to turn right or left, so there is nothing wrong with turning right or left, कि हम ये कहें कि जी राइट पे टर्न होना इज सक्सेस एंड लेफ्ट पे टर्न होना इज फेलियर। बट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हम दो आउटकम्स को डिफाइन कर देते हैं। वी कैन से कि जी राइट टर्न इज सक्सेस है, लेफ्ट टर्न इज फेलियर है, और राइट टर्न सक्सेस जो है उसको हमने 1 कह दिया, जो फेलियर है उसको 0 कर दिया, एंड दैट्स इट। बट इट एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है। बस सिर्फ ये है कि जो हमारा आउटकम ऑफ कंसर्न है या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको नॉर्मली हम सक्सेस डिफाइन कर देते हैं। तो एनीवे दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स को हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं, ये जिसमें है ओनली टू आउटकम्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर हम कहते हैं तो उसको हम पी से डिफाइन कर देते हैं, और बिकॉज दो ही आउटकम्स हैं, सक्सेस है या फेलियर है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, कि जितने भी आउटकम्स हैं उनको डिफाइन, अगर आप उनको एड अप करते हैं तो ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड एड अप टू 0, सॉरी 1। सो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी। और ये हमेशा ही होगा कि आप जो है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम एस ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं, रियल लाइन पे लेके आना चाह रहे हैं, अभी तो मैंने इसको एस और एफ कह दिया है ना, लेकिन एस ऑफ एक्स जो है इसको हम किस तरह डिफाइन कर देते हैं, 0 और 1, एंड 0 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फेलियर कह लें, जो भी फेलियर वाला इवेंट हमने डिफाइन किया हुआ है, एंड 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सक्सेस, ठीक है। अगेन 0 और 1 को हम उसके साथ सिर्फ इसलिए अटैच कर रहे हैं, 0 को फेलियर के साथ और 1 को सक्सेस के साथ। दिस इज हाउ वी थिंक, हमारा माइंड जो है वो हमेशा इस तरह से ही सोच रहा होता है कि 0 का मतलब है कि नॉट, अगर राइट और रॉन्ग का है तो 0 इज रॉन्ग एंड 1 इज राइट, लेकिन इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। यू कैन हैव इट द अदर वे अराउंड ऑल्सो, बट for the sake of
कन्वीनियंस वी ऑलवेज टेक के फेलियर को जीरो से डिफाइन कर देते हैं. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम तो भी जीरो इज वन माइनस पी. ठीक है. अब इस केस में जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड द बर्नौली रैंडम वेरिएबल. और जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस इवेंट ए है तो फेलियर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या जीरो और वन हो जाएगा. दिस इज द सैंपल स्पेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके पास जीरो और वन आ जाएगा. और जबकि ए जो है वो मैप हो रहा है. ठीक है. ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो सैंपल स्पेस था उसमें ए था या ए कॉम्प्लीमेंट था. ए मैप हो रहा है, एक्स जो है वो ए को लेके जा रहा है वन के ऊपर और एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को लेके जा रहा है जीरो के ऊपर. ठीक है. एंड ए इज द इवेंट ऑफ इवेंट जिससे हम कंसर्न है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हेड है, एक दफा ट्रायल, एक दफा जो है वो आपने क्रॉस किया कॉइन, हेड आना, उसको हम कह देते हैं कि दैट इज सक्सेस और इवेंट ए. या इसी तरह से हमारे पास जो है वो वी वांट टू टर्न राइट और लेफ्ट, तो हम ये कह देते हैं कि राइट टर्न करना जो है दैट इज द इवेंट ऑफ कंसर्न. तो या जिसके साथ हम डील करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ए विल बी turning right and a complement will be turning left. अच्छा, इस केस में जो है अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल में, लेट मी राइट इट हियर. सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पी एम एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन. तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे. हमारे पास ये x है एंड p ऑफ x इक्वल टू, ये कैपिटल X है और वो आगे स्मॉल x होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई, और एक्स आई, एक्स के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, जीरो है या वन है. दिस इज x1 एंड दिस इज x2. और इसका लेट्स सपोज की प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज वन माइनस p. ठीक है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी. एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो टाइम्स वन माइनस p plus 1 times p. So this will be equal to p. So very simply, Bernoulli random variable में expected value is the same as the probability of whatever event you have defined as the success. Okay. And इसी तरह से आगे जो है वो आपके पास वेरियंस क्या आ जाएगा. ओके, चले वेरियंस का भी फॉर्मूला हम कंप्यूट कर लेते हैं. वेरियंस इस केस में variance would be equal to 0 times 0 minus mu x plus 1 times 1 minus mu x. नहीं, सॉरी, गलत कर दिया. प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना. जी जी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी प्लस 1 माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी. अगर आपका फॉर्मूला नहीं याद तो दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला इज आई फ्रॉम 1 or to 2 xi minus mu x times probability of x equal to xi. तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, दो आउटकम है ना, तो 1 और 2 मैंने कर दिया. तो दिस इज इक्वल टू x1 minus mu x time probability of x equal to x1 plus x2 minus mu of x probability of x equal to x2. ठीक है. अब x1 अगर मैं 0 ले रही हूँ तो इसका मतलब है कि 0 माइनस म्यू एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है, 1 माइनस p प्लस 1 माइनस म्यू एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 विच इज p. ठीक है. और म्यू एक्स की वैल्यू मुझे पता है, म्यू एक्स क्या है, इक्वल टू म्यू एक्स इज इक्वल टू p.
ठीक है। सो इट मीन्स के दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी टाइम्स 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी टाइम्स पी। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो वी शुड गेट एक्चुअली दिस इक्वल टू माइनस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस पी स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है? नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो कि मैं ठीक नहीं कर रही। टाइम्स पी जीरो माइनस, ओह सॉरी, स्क्वायर होता है ना, मैं वो भूल गई हूँ। ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए वही गलती जो मैं आपको खुद समझा रही थी और मैं खुद भूल गई हूँ। सो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू पी स्क्वायर टाइम्स p square times 1 minus c and 1 minus p square times. So let us do the computation. So this will be equal to p square minus p cube plus 1 plus p square minus 2p times p, which is equal to p square minus p cube plus p cube minus 2p square. ठीक है, तो माइनस 2p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू p माइनस p टाइम्स 1 माइनस p। सो अब देखिए यहाँ से हमें ये सब कम करने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास, आपने ये स्टैब्लिश कर लिया ना कि आपके पास कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे फिट हो रहा है, ठीक है, कि बिकॉज उसमें जो आपके पास आउटकम आ रहा है दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपको मीन एंड वेरिएंस निकालने हैं तो यू कैन जस्ट पुट दिस फॉर्मूला। मीन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप किसी ने आपसे पूछ लिया है कि जी आपके मेरे ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज लेफ्ट और राइट टर्निंग वाला ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई आपको कह देता है कि जी इवेंट जो हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज द इवेंट और द सक्सेस इज टर्निंग लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग लेफ्ट आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होगी एंड द अदर वन विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग राइट। हम लेफ्ट को जो इवेंट है उसको 1 से डिफाइन कर देंगे, राइट वाला जो है टर्निंग इवेंट को 0 से डिफाइन कर देंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू p विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग लेफ्ट। जो भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी या आपने कहीं से निकाली होगी डाटा से, फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि or let's not complicate this thing, but whatever will be the probability of turning left, वो आपकी expected value हो जाएगी और उसी probability को लेकर आप इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं तो that would be your वेरियंस। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो वेरियंस का आप स्क्वायर रूट लेके निकाल सकते हैं इफ यू नीड दैट। नेक्स्ट जो रैंडम वेरिएबल है, जो कि लास्ट रैंडम वेरिएबल है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज एक्चुअली द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि वी हैव एक्चुअली बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल अगर एंड टाइम बर्नौली ट्रायल जो है या एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके पास बर्नौली आउटकम आ रहा है, बर्नौली मीन्स के दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो फेलियर है या सक्सेस है, हेड है या टेल है, टर्निंग लाइट है टर्निंग लेफ्ट है, स्विच ऑन करना है स्विच ऑफ करना है। अगर उसको आप एन टाइम्स रिपीट करते हैं तो वो जब एन टाइम्स रिपीट करके आपके पास जो आउटकम आ रहा होता है दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट मी एक्चुअली define this. If we perform an experiment by repeating n independent Bernoulli trials, अब this is important कि they have to be independent Bernoulli trials, यानी अब मैं एक दफ़ा फ्लिप कर रही हूँ कॉइन, दूसरी दफ़ा कर रही हूँ, तीसरी दफ़ा कर रही हूँ, चौथी दफ़ा कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा करने के बाद हमारे पास कॉइन यानी पहली दफ़ा करना जो है वो दूसरी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, दूसरे का करना तीसरे पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब देखिए ना, इंडिपेंडेंट किस वक्त नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेट्स सपोज एक कॉइन है और आप उसको पहली दफ़ा जब करते हैं तो आप जब जहाँ गिरता है तो यू नो कि उसकी वजह से उसमें जो है वो कोई ना कोई
ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो डी शेप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला वाला करना जो है उसका आउटकम दूसरे पे डिपेंड, दूसरा आउटकम जो है वो पहले पे डिपेंड कर रहा होगा, या ये कि तीसरा आउटकम जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं होता। जब हम जिस केस में हम ये कहते हैं कि पहले दो आउटकम्स पॉसिबल हैं हर ट्रायल के, और एंड ट्रायल्स आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हर ट्रायल जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कि पहले का आउटपुट दूसरे को नहीं करा, दूसरे का तीसरे को नहीं करा, देन इन दैट केस जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है, दैट इज द नंबर ऑफ सक्सेस in the end trial is binomial variables, and it has binomial distribution. और the जाहिर है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन के कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने किए हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। और ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एन ट्रायल्स हैं, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस बेसिकली है ना, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो सक्सेस कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आपने 10 टाइम्स टॉस किया है कॉइन को, ठीक है, वन एक दफा किया, फिर दूसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा किया, एंड 10 टाइम्स कर लिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे अब आप ये कहते हैं कि जी नंबर ऑफ टेल्स को फर्स्ट करो, हाँ फर्स्ट करें कि हम डिफाइन कर देते हैं कि दैट इज इवेंट जिसपे हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या सक्सेस जो है वो नंबर ऑफ टेल्स है। तो अब आपके पास फर्स्ट ट्रायल में अब ये हो सकता है कि 10 के 10 का आपके पास आउटकम है, एंड द सैंपल स्पेस इज नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो सकते हैं, आपके पास 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एंड सो फोर्थ आपके पास 9 तक हो सकते हैं, ठीक है, कि यानी 0 सॉरी 10 तक हो सकते हैं। यानी 0 का क्या मतलब है कि एक भी टेल नहीं आया, 1 का मतलब है एक आ गया, 2 का मतलब है 2 आ गए, 3 का मतलब है कि उन 10 में से जो थे 3 आ गए, और 10 का मतलब क्या है कि 10 के 10 जो हैं वो आपके पास टेल आ गए। तो इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रैंडम वेरिएबल की आउटकम्स हो जाएंगे, दे विल आल्सो बी फ्रॉम 0 टू 10, कि जहां तक आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आ रही हैं। नाउ द थिंग दैट वी वुड लाइक टू सी इज कि हाउ वुड वी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी mass फंक्शन ऑन ऑफ दिस बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कि आपके पास जो है मैं इसको फिल अप कैसे करूं। उसके लिए लेट्स जस्ट डू एन एग्जाम्पल जिससे हमें जो है वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह से अभी मैंने बात की, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो n है वो 4 है, ठीक है, लेट मी जस्ट लुक हियर, और यहीं से जी ये है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो n4 है, यानी हमने 4 दफा जो है वो कॉइन को टॉस किया। तो इसका मतलब है कि वी हैव s ऑफ x इज इक्वल टू 0 से n तक जा रहा होता है, तो 0 से 4 तक चला जाएगा। Another thing that we are assuming is the probability of head is p and the probability of tail is 1 minus p. Now व्हाट वी एक्चुअली नो इज, देखें अब पहली क्या है आपके पास ऑप्शन, लेट सपोज कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है नंबर ऑफ हेड्स को डिफाइन किया हुआ है, या टेल को कर लें, इट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन मैंने इस एग्जांपल में क्योंकि हेड लिखा हुआ है एज सक्सेस, तो हम हेड ही अस्यूम कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है कि यू हैव एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी जो नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो अब आपके पास क्या होगा, पहला ये हो सकता है कि x इक्वल टू 0 है, कोई हेड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जब कोई भी हेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 ट्रायल्स थे ना, तो 4 की 4 में टेल आ रहा है, ठीक है, 4 की 4 में टेल आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर आपको याद हो, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ठीक है, मतलब ओके, सो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टेल, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा,
सेकंड टेल, थर्ड टेल, फोर्थ टेल, ठीक है, कि आपके पास जो है वो चारों के चारों टेल आ जाते हैं एंड बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी 4 इवेंट्स आ रहे हैं ना, ए जो है वो आपके पास फर्स्ट टेल है, बी सेकंड टेल है, थर्ड टेल है, फोर्थ टेल है, फिफ्थ टेल है, और क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी. सो इन अदर वर्ड्स वी विल हैव first probability multiplied by second probability multiplied by third probability multiplied by fourth probability, और इसको मैं simply 1 minus p raised to the power 4 से represent कर सकती हूँ. Now next आपके पास क्या है, one प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन आपको याद है क्या है? प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन जो है उसमें हम तमाम आउटकम्स जो हमारे पास x ऑफ x आ रहे हैं, यानी मैं क्या प्लॉट करना चाह रही हूँ, लेट मी जस्ट राइट, ये जो x है इसकी कितने वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज है ना, x1 x2, x1 इज 0, x2 इज 1, और एंड सिमिलरली यहाँ से लेकर आपके पास x4 तक है. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो किस तरह से मैं प्लॉट कर सकती हूँ, ठीक है, जबकि अब मैं यहाँ तो 4 ले रही हूँ, n तक अगर चला जाए तो हम जेनेरिक फॉर्म में करना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है कि x इक्वल टू 0 जो है, यानी x ये वाला जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी. फिर क्या आ जाता है कि इफ देयर इज वन हेड, ठीक है, एक्चुअली लेट मी राइट इट हियर, इसको सैंपल स्पेस की अगर टर्म्स में हम बात करने की कोशिश करते हैं तो शायद चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएं. मतलब जिस तरह सैंपल स्पेस से जिससे हमने बात की थी, तो हमारे पास 4 है ना पॉसिबिलिटीज, तो मैं हमारे पास क्या है, 4 हेड्स हो सकते हैं, ठीक है, पहला हेड हो सकता है, नहीं 3 हेड हो सकते हैं, दूसरा टेल हो सकता है. 3 हेड में ही जो है आपके पास क्या ऑप्शन हो सकती है, ये हो सकती है, देन यू कैन हैव ये वाली ऑप्शन, ये हो सकता है कि पहला टेल है और बाकी तीनों हेड हैं, ठीक है. सिमिलरली आपके पास ये हो सकता है कि 2 हेड्स हैं, 2 हेड्स में जो है वो पहले 2 हेड हैं, दोनों टेल हैं, फिर पहला हेड है, दूसरा टेल है, तीसरा हेड है, चौथा टेल है, पहला टेल है, दूसरा हेड है, थर्ड टेल है, फोर्थ हेड है, पहले 2 टेल हैं और आखिरी 2 हेड्स हैं, ठीक है. सिमिलरली अच्छा फिर क्या हो सकता है, 4 हेड हो गए, हमने कॉम्बिनेशन देख लिए, 3 हेड के देख लिए, 2 के देख लिए. अब 1 हेड की पॉसिबिलिटी है, विच मीन्स कि आपके पास पहला हेड है, बाकी 3 टेल्स हैं, या आपके पास पहला टेल है, अच्छा पहला टेल और बाकी 3 हेड्स, नहीं पहले 3 टेल्स हैं और लास्ट हेड है, ठीक है, या आपके पास पहले 2 टेल्स हैं, फिर हेड है, फिर टेल है, और यू कैन हैव टेल हेड टेल टेल. अब मुझे लगता है मैंने कुछ मिस की है, लेट मी सी कि मैंने क्या मिस किया हुआ है, लेट मी पॉज एंड थिंक अबाउट इट. सॉरी. जी, आई रियलाइज कि मैंने 2 कौन सी वैल्यूज मिस की हैं. एक तो यहाँ पर जब हम 2 टेल्स की बात कर रहे हैं ना, 2 हेड्स और 2 टेल्स की, तो इसमें मैंने 2 पॉसिबिलिटीज मिस कर दी हैं. एक ये हो सकती है कि टेल हेड हेड टेल है, और दूसरा हेड टेल टेल हेड है, ठीक है. और इसके बाद 3 वाले में जो है, मतलब 1 हेड में जो है वो ये पॉसिबिलिटीज है, 3 से 8 के साथ 1 हेड है. ये इस तरह से आपके पास आ जाता है कि जी 2 टेल्स हैं, फिर एक हेड है, फिर टेल है, 1 टेल है, एक हेड है, फिर टेल, 2 टेल्स हैं, और उसके बाद जो है वो वी हैव 3 टेल्स, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास पहला हेड है और
3 टेल्स हैं, एंड लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, नो टेल, नो हेड। तो ये हेड इक्वल टू 0 है, मतलब आपके पास देखें एस ऑफ एक्स के क्या आउटकम्स थे, एस ऑफ एक्स के आउटकम्स हैं 0 हेड, हो सकता है 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड या 4 हेड। तो अब x इक्वल टू 0 की ये पॉसिबिलिटी है, x इक्वल टू 1 में हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आई हुई हैं, x इक्वल टू 2 में हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से ये, और x इक्वल टू 3 में हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये हैं, और x इक्वल टू 4 की ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है बेसिकली दिस इज द सैंपल स्पेस, और एस एस एक्स जो है वो ये हमारे पास, तो सैंपल स्पेस को अगर मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करती हूँ तो इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ आउटकम्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा सैंपल स्पेस क्या लिखा जा सकता है कि 4 हो जाएगा, 3 3 3 3, then I will have 2 2 2 2 2 and 2, and then I have 1 1 1 1 and 0। लेकिन अब देखिए कि ये तो मैं इस तरह से अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो 4 के केस में भी लिखना कितना मुश्किल हो गया, एंड देन इफ यू हैव नंबर ऑफ ट्रायल्स, 100 नंबर ऑफ सच ट्रायल के बायनोमियल 0 से लेकर 99 तक आ रहा है, तो देयर इज नो वे कि मैं इसको इस तरह से ओपन करके सारे कॉम्बिनेशंस को लिखूं, सो वी नीड टू हैव अ फॉर्मूला। और उसकी वजह से उस फॉर्मूले को करने के लिए जो है हम ये एग्जाम्पल करके देख रहे थे कि इसका हम जेनेरिक फार्मूला कैसे बना सकते हैं पीएमएफ का, जो है यहाँ से तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है, अब टोटल 16 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 1/16 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज 4/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ से काउंट कर लेंगे 6/16 एंड देन 4/16, बट दिस विल नॉट बी समथिंग दैट आई कैन डू फॉर ऑल वेरी लार्ज नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। तो जो फॉर्मूला है उसके लिए अब हम स्टार्ट, लेकिन हम कहाँ से करते हैं, जिस तरह वी सॉ कि वी स्टार्ट विद ऑप्शन जब कोई भी आपके पास वो नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, सक्सेस जो है वो 0 है। तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि आपके पास जो है वो इस केस में x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि फर्स्ट हेड आया, ठीक है, फर्स्ट हेड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी ये वाली जो चीज थी, तो इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट हेड था, फर्स्ट टेल था, सेकंड टेल था, थर्ड टेल था, फोर्थ टेल था, ठीक है। और इसके लिए जो तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, वी नो के दे आर इंडिपेंडेंट, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट जो अब देखें ना कॉम्बिनेशन को सिर्फ सोचने की कोशिश करते हैं, और लेट मी एक्चुअली सेलेक्ट दिस, लेट मी एक्चुअली टेक इट देयर जहां मैंने वो लिखे हैं। ओके चले वहां पे मैं दोबारा नहीं दोबारा लिख लेती हूँ, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना हम इसको ना इससे रिलेट करके लिखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम जेनेरिक के ऊपर आएंगे। तो अब इसके में जो है सबसे पहला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का क्या मतलब था कि मेरे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी मेरे पास टेल है, ये भी टेल है, ये भी टेल है, एंड ये भी टेल है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, 1 माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 आ गया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट हेड है, बाकी 3 टेल्स हैं, ठीक है। अब इधर से आप बेशक देखते जाए ऊपर से जो है, ठीक है कि 1 टेल जो है वो ये था, ये वाला जो है, ठीक है, बाकी 3 टेल्स हैं,
ठीक है, फर्स्ट टेल है, दूसरा हेड है, बाकी टेल है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, ये 2 टेल हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी दिस यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है। एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो इसलिए आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रही है विद इन ईच आउटकम। और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ आउटकम जो हैं डिफरेंट उनकी एड अप हो रही हैं। तो ये वाली अगर चीज़ें आपको याद नहीं है तो पिछले आप लेक्चर्स में जाके इंडिपेंडेंस और यूनियन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि हम ऐड और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। एनीवे, सो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल, head and tail, and then the last value would be probability of first 3 tails and last head. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, p टाइम्स 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, ये याद रखें। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो p है बिकॉज हेड इज द सक्सेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1 माइनस पी। तो ये हो जाएगा। एंड देन अगेन आप देखिए हर हर इसी तरह का आ रहा होगा आपके पास। एक हेड है, 3 टेल, एक हेड, 3 टेल। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं सबको ऐड अप करती जाऊं तो ओवरऑल मेरे पास ये क्या चीज आ जाएगी, लेट मी राइट इट हियर। 4 टर्म्स है ना, और 4 में सेम टाइम की बेशक आगे पीछे हो रही है लेकिन जब मल्टीप्लाई होंगी तो इट विल कम आउट टू बी द सेम। सो 4 टाइम्स p इंटू 1 माइनस पी क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने खुद ये करके देखना है, x इक्वल टू 2 जो है it should come out to be 6 times p square 1 minus p square। ठीक है, ये मैं यहाँ से यहाँ पे आपको आउटकम भी मिले। मैं यहाँ पे पॉज कीजिएगा, पेपर के ऊपर जो है आउटकम्स लिखें, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 जो है वो सारे पॉसिबिलिटीज लिखें, और प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज जो है वो यहाँ से निकाल लगाएं, एंड देन फाइंड आउट कि क्या होता है। और जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, नहीं, नॉट लास्ट, द सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो आती है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, विच मीन्स कि तीन हेड्स हैं, तो यू विल सी के दिस विल, अब इसमें देखें क्या हो रहा है, ये 4 हैं, ये तो मुझे देख के नजर आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। 3 हेड्स का मतलब है पी क्यूब आना चाहिए यहाँ पे कहीं, पी क्यूब आना चाहिए, और 1 टेल है तो इसका मतलब है 1 और माई पी आना चाहिए, और 4 इस तरह की टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं, ये आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 जो है, देयर इज मुझे ओनली वन पॉसिबिलिटी, सो दिस विल बी इक्वल टू p रेज़ टू द पावर 4। अब आप देखिए कि जब मैं इस फॉर्मूले को फर्दर थोड़ा सा वो करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कट लिखने की कोशिश करती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस पी रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स p रेज़ टू द पावर 0। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली 4 टाइम्स p raised to the power 1 into 1 minus p raised to the power 4 minus 1, 3 है ना, and this is actually 6 times p square 1 minus p raised to the power 4 minus 2, where x was equal to 2, and similarly p x equal to 3 जो है इसकी probability क्या है, 4 times p cube 1 minus p raised to the power 4 minus 3, and p x equal to 4 की क्या है, 4 सक्सेसेस की p raised to the power 4। So in other words what is happening कि अगर हमने n से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर पहली वाली जो है इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, अच्छा अब 0 जो है ना, बेसिकली 0 यहाँ पर जो है p raised to power 0 को आई कैन राइट इज 4 माइनस 4।
ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज के नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑल द फेलियर प्रोबेबिलिटी रेज टू द पावर n, ठीक है, बिकॉज n वाज इक्वल टू 4 एंड सक्सेस n माइनस n। इसी तरह से जब हमारे पास वन सक्सेस है तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जो पावर है वो 1 है और फेलियर की पावर क्या है, 4 माइनस 1 है। तो जितने आपके पास सक्सेस वाली पावर्स, जितने भी जो भी आपके पास सक्सेस है टर्म x की जो वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली रिफाइनिंग द पावर ऑफ p एंड n माइनस दैट वैल्यू ऑफ x इज डिफाइनिंग द पावर ऑफ 1 माइनस p। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ x इक्वल टू 2 है तो p स्क्वेयर हो जाता है, दिस इज n माइनस p। अब यह करते हैं अगर, तो p रेज़ टू पावर 3 है, 1 माइनस p ऑफ n माइनस 3 एंड आपके पास आखिर में जो है वो ये चीज आ जाती है। इससे जो है ना, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास टर्म जो है, अगर मैं ये जेनेरिक टर्म निकालना चाहती हूँ कि व्हाट इज x इक्वल टू n के लिए जेनेरिक निकालना चाहती हूँ, तो मुझे ये तो चीज नजर आ रही है कि this should be equal to p raised to the power what n, ठीक है। या ये कि आपके पास लेट सपोज के x इक्वल टू m करना चाहती हूँ where m is less than n, then in that case this will be equal to p raised to the power m times 1 minus p raised to the power not m, k कर देते हैं इसको क्योंकि मैंने नोट्स में भी k किया हुआ है। जी, सो अगर k के इक्वल करना चाहती हूँ तो p रेज़ टू द पावर k 1 माइनस p एन k, ठीक है। ये चीज तो हमें नजर आ गई। अब ये जो नंबर्स है ना यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव वाले आ रहे हैं, ये आपके पास n चूज k से आ जाते हैं, ठीक है। और n चूज k जो फॉर्मूला है ना, आपने पहले कहीं देखा डेफिनेटली होगा, लेकिन नहीं भी देखा तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि जब मैं इस तरह लिख रही हूँ ना n चूज k, तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यही वाली एग्जाम्पल जो थी हमारे पास, n इक्वल टू 4 था और k इक्वल टू 2 है, और मैं आपको कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालें x इक्वल टू k, तो इसका क्या मतलब है, आप क्या करेंगे, 4 चूज 2 p स्क्वेयर 1 माइनस p रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, बिकॉज n माइनस 4 माइनस 2 इज 2। और ये 4, ये क्या चीज आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल्स इनटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल्स। ये आप जब कंप्यूट करेंगे ना तो इट शुड बी इक्वल टू वट एवर वॉज, मेरे ख्याल है 6 था इसका जो है, ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू 6। so in this way what we can see is कि for binomial distribution PMF जो है in general it comes out to be this thing। so अगर आपके पास n बर्नौली ट्रायल्स हैं और कोई आपसे ये कह देता है कि आप प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है या प्रोबेबिलिटी बताएं फॉर के सक्सेसेस की आउट ऑफ एन सक्सेस, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के उससे कंप्यूट कर सकते हैं, जबकि एन चूज के जो है उसका फॉर्मूला ये है। और इसके लिए मैंने एक एक्चुअली ये चीज़ लिखी हुई भी है कि इस फॉर्मूले में पुट करके x इक्वल टू 2 p इक्वल टू 0.4 और यही वाली जो एग्जांपल है उससे निकाल के नंबर निकालेंगे क्या नंबर होगा। और ये दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि सक्सेस और फेलियर आपने खुद डिफाइन करने होते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट इज गिवन टू यू, दिस यू वुड डिफाइन ऑन योर ओन। और इस केस में हमने हेड लिया हुआ है लेकिन हम टेल को भी सक्सेस ले सकते थे। Another example जो कि similar है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, I will just want to pay attention, I just want you to focus on one thing जिसकी वजह से ये example यहाँ पे मैंने डाली है, और वो ये कि सेम चीज़ सेम रिजल्ट निकालने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो जब आप रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, you should think about the scenario that would give you the result easily,
ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जो है लेट्स सपोज कि मेरे पास n टॉसेस ऑफ अ कॉइन है, वही वाली ऑलमोस्ट चीज़ है जो हमने पीछे देखी थी, एंड हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अब हमारा देखिए क्या हो गया एक्सपेरिमेंट क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और मोर हेड्स। अब हमने जो पीछे फॉर्मूला लगाया है ये क्या था, दिस इज एक्चुअली द फॉर्म, इस इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ n ट्रायल k आपके पास जो है वो सक्सेसेस हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज चाहिए एक सक्सेस है या दो सक्सेस है या तीन सक्सेस है या चार सक्सेस है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मेरे पास एस ऑफ एक्स जो है जी, एस ऑफ एक्स जो है दिस इज एक्चुअली फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक से लेकर n तक है। तो हमारा जो है हम क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच मीन्स कि वी वांट टू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस सो एंड सो फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n। अब इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, n चूज 1, 1 माइनस p रेज़ टू द पावर n प्लस इसका क्या हो जाएगा, n चूज 2, अच्छा इसमें p भी आएगा, ठीक है, p स्क्वेयर ये n माइनस वन होगा, दिस इज 1 n माइनस 2 एंड सो फोर्थ, लास्ट क्या आ जाएगा, n चूज n p रेज़ टू द पावर n टाइम्स 1 माइनस p रेज़ टू द पावर n माइनस n। ठीक है, और इसको मैं क्या कर सकती हूँ, फर्दर मैं लिख सकती हूँ i गोइंग फ्रॉम 1 टू n चूज i p i 1 माइनस p n माइनस i। अब आप देखिए बिल्कुल ठीक तरीका ये करने का, बट दिस इज समथिंग वेरी लेंथी, क्योंकि आपको n टर्म्स पहले हर एक की अलग अलग निकालनी होगी, फिर सबको ऐड करना होगा। इजियर तरीका क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। अब हम मैं ये क्यों कर सकती हूँ, मैं मतलब व्हाई एम आई थिंकिंग दिस इज इजियर, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है कि लेस देन 1 के लिए तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर कर देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई नीड टू डू इज I just need to find 1 minus n choose 0, p of 0, 1 minus p raised to the power n माइनस 0, ठीक है, विच मीन्स कि n आ जाता है। तो अगर मैं सिंपली ये निकाल देती हूँ, 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, या 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी आ गई हैं। व्हाट आई वुड एडवाइज यू टू डू इज कि थोड़ा सा टाइम लगाएं और ये दोनों कंप्यूट करके देखें, ठीक है, कि आपके पास कि इन दिस स्पेसिफिक केस कोई भी प्रोबेबिलिटी ले लें, p को प्लस 0.4 ले लें बेशक, और आप ये कंप्यूट करके देखें कि ओके व्हाट आई लेट मी एक्चुअली राइट, कि अब आप क्या करके देखें इस क्वेश्चन में n को 4 लें, p को 0.4 लें, और ये वेरीफाई करके देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 should be equal to 1 minus probability of x less than 1। दोनों को अलग अलग कंप्यूट करें और देखें कि दे आर इक्वल आती हैं कि नहीं आती, दे मस्ट बी इक्वल। सो दिस इज जस्ट टेलिंग यू कि आपके पास मोर देन वन वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग हो सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला भी सेम है, बट जस्ट यूजिंग द एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। Okay, next we will just talk briefly about the continuous random variable. Similar to the discrete random variable, continuous random variable में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि जो भी आपके पास सैंपल स्पेस होती है
ये अगर सैंपल स्पेस है तो इसमें अगर कंटिन्यूस वैल्यूज हैं तो वो मैप कर जाती हैं सारी की सारी जाकर कंटिन्यूस उसके ऊपर, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर विच मीन्स के बीच की तमाम वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। दिस इंटरवल कैन बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है, मगर फाइनाइट के केस में भी नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी बिकॉज 0 से 1 के दरमियान तमाम की तमाम वैल्यूज होंगी। ओके सॉरी। अच्छा, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी मैथ जी, so similar to the probability mass function, in case of a continuous random variable हमारे पास जो probability distribution होती है उसको हम define करते हैं probability density function से, जिसको हम PDF का word use करते हैं, और इसको जो है वो हम इस मतलब lecture में या जो भी आपके पास इस course में जो है we will be representing it by small f sub x into x. This is the capital X which is representing the random variable, and this is the small x जो कि उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो पीडीएफ जो होता है दैट वुड आल्सो बी अ कंटिन्यूस वैल्यू, जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए इसको देख के जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें ये वाला पीडीएफ मौजूद है और मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ, अब ये क्या आपको बता रहा है कि इट इज टेलिंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, यानी इंटरवल जो है वो 0 to 1 के अंदर प्रोबेबिलिटी बता रहा है। नाउ यू कैन से कि अगर आपसे मैं ये पूछती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1.5 या नियर, नॉट एग्जैक्टली, मतलब 1.5 के अगर करीब है, वैसे तो ये कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली तो हम एक वैल्यू पे नहीं बता सकते, लेकिन लेट मी जस्ट एक्चुअली राइट इट इन द प्रॉपर वे कि आपके पास जो है वो मैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मैं आपको कंपेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1.15 would be greater than the probability close to 1, okay, because of the reason कि probability distribution function जो है वो इस तरह से distributed है कि 1 के करीब हमें वैल्यू इसकी ज्यादा कम नजर आ रही है as compared to the probability value at 0.15। तो सिमिलर टू द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हर ये जो एस ऑफ एक्स हमारे पास है इसके हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा होता है। इसके सिमिलर टू द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन वी हैव नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक तो ये कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है हर वैल्यू की, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जिस तरह से वहां पे हमने ये देखा था कि समेशन अगर आप कर रहे हैं तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज को फ्रॉम आई फ्रॉम 1 to n, अगर हम प्रोबेबिलिटीज को सम अप कर रहे होते थे तो दे हैव टू बी इक्वल टू 1, बिकॉज ये सारे के सारा सैंपल सेट को कवर कर रहा है ना जो रैंडम वेरिएबल है। तो इस केस में जो है वो समेशन के बजाय क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यानी एरिया अंडर द कर्व हैज टू बी 1 बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज that always sum up to 1, तमाम की तमाम उसकी होती है। अच्छा, and then the probability between any two intervals, so let's suppose कि मेरे पास ये distribution है और मैं आपको ये कहती हूँ कि इन दोनों values के दरमियान की probability क्या होगी, so this will be just equal to the area under this strip, ठीक है। तो ये जो है वो कैसे हम कंप्यूट करेंगे, हम इसकी जो है वो लिमिट्स को फ्रॉम ए टू बी कर देंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है विच यू शुड पे अटेंशन टू, कि जब आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स में डिफरेंस है, क्योंकि लेस देन एक्स लेट्स सपोज x2 है और यहाँ पे भी x2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 only and this is probability of x1 and x2 both। लेकिन इन द केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक वैल्यू से मैं इक्वल का साइन अगर डालूं या ना डालूं उससे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा होता बिकॉज 1 पॉइंट की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, रेंज की वैल्यू डिफाइन होती है। और आप ये कह लीजिए
इनफाइनाइट इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं फ्रॉम ए टू बी कि उसमें से एक वैल्यू अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो इट वोंट इफेक्ट. सो इन अदर वर्ड्स ए एक्स जो है लेस देन इक्वल टू ए से लेकर लेस देन इक्वल टू बी तक है, या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए से लेकर लेस देन इक्वल टू बी तक है, या ये कि इक्वल का साइन निकाल दिया मैंने दोनों साइड से या एक साइड से निकाल दिया, ऑल ऑफ देम विल कम आउट टू बी द सेम. Okay, now we have CDF or cumulative distribution function. Similar to the case of discrete random variable, cumulative distribution function क्या बता रहा होता है कि एक specific टाइम तक एक स्पेसिफिक वैल्यू रैंडम वेरिएबल की जो है वहां तक मिलाकर तमाम की तमाम एक्यूमुलेट अगर आप कर देते हैं वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज को तो वो क्या हो जाती हैं. ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपके पास व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज के वी हैव इसको हम रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स से ही करेंगे और फर्स्ट करेंगे, मैं इसी की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ये वैल्यू जो है, और ये कहाँ जा रहा होगा x, लेट्स सपोज के x1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक हम कह रहे थे ना. तो इसमें क्या होगा, इस तरह से बढ़ रहा है आगे, पहले बढ़ रहा है और फिर थोड़ा सा यहाँ पहुंचा है और फिर उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन ये एड अप ही होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा एंड देन इक्वल टू 1 के ऊपर ये 1 पे चला जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होकर इंक्रीज हुई है और फिर ये वाली उसमें एड अप ही होती चली जा रही है जो आगे की जो भी प्रोबेबिलिटीज है. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अगेन इट इज समथिंग बिटवीन 0 एंड 1. इसकी वैल्यू जो है वो 0 1 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती. तो अगर फर्ज करें कि आपके पास जो है वो आप माइनस इन्फिनिटी से यानी अगर आप वैल्यू जो है वो ले रहे हैं एक्स इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, यानी ये जो x है ये इनफाइनाइट तक भी चला जा रहा है, f ऑफ x जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर गो बियॉन्ड 1. एंड सिमिलरली अगर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव साइड पे जो है उनको भी आप ले रहे हैं या सबसे मिनिमम वैल्यूज देखना चाह रहे हैं एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से कम नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द सिंपल, दिस इज जस्ट एक्चुअली एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या सी डी एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. सिमिलरली अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और अगर ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, then definitely probability of x of a is less than probability of x of b. अच्छा अब ये याद रखें, not probability sorry, CDF जो है, और ये याद रखें कि CDF का क्या मतलब है कि this is actually probability of x less than equal to a and this is actually probability of x capital X less than equal to b. ठीक है, ये इस इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, ये पूरी प्रोबेबिलिटीज हैं कि आपके पास f ऑफ x, क्योंकि हमने f ऑफ x ऑफ a को कैसे डिफाइन, ये देखें f ऑफ x को कैसे डिफाइन किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है इंटेग्रल एरिया अंडर द f ऑफ x ऑफ t. t जो है वो डमी वेरिएबल है क्योंकि x पे हमने लिमिट्स पुट करनी है ना, एट द एंड हमारे पास जो भी वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन की वो x की टर्म में आनी चाहिए. तो हम वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल दैट पॉइंट, क्योंकि ये जो है ना सिंपल, अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें तो यहाँ से समझ आ रहा है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम एड अप करते जा रहे हैं. ये यहाँ पे एरिया आ रहा है आपके पास, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी को यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व से. अब यहाँ तक अगर मैं ले रही हूँ ना, लेट्स सपोज कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो A तक जो है वो ये वाला एरिया आ रहा है और जब मैं B पे जा रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया आ रहा है. ये सिर्फ ये नहीं हो रहा कि आपके पास जो है वो सिर्फ इतना एरिया दे रहा है आपको कि सिर्फ A और B के दरमियान का. दिस इज गिविंग यू द एरिया फ्रॉम 0 टिल B. सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एरिया आपके पास क्यूमुलेट होता जा रहा है और इसी वजह से जो हमारे पास इसकी लिमिट है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू x है. यानी f ऑफ x का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा ना, दिस विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ x.
एंड y इन टर्म्स ऑफ x, जो जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा इसकी वैल्यू भी आगे बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं इसको कह दूं कि x इज इंफिनिटी पर जा रहा है तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। हम एग्जांपल भी देखेंगे आगे जिससे शायद ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो एनीवे अगर आपके पास कोई पॉइंट जो है वो if a is less than b then f of a has to be less than f of b, और इक्वल है तो फिर जाहिर है कि वो इक्वल ही हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट कि f of x या CDF इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन, वो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि एरियाज एड अप होते जा रहे हैं ना, तो आपके पास जब एड अप होते जा रहे हैं तो इस मीन्स के इट विल बी इंक्रीजिंग। सॉरी आई हैव टू पॉज अगेन। जी, इसके अलावा अब ये चीज दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक पॉइंट पे अगर आपको मैं कहूँ ना, दिस इज एक्चुअली f of x of a इज, देखें, लेस देन और इक्वल टू a है, इक्वल टू a नहीं है। अगर मैं खाली कहूँ आपसे कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आप मुझे एग्जैक्ट एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बना के दें, निकाल के दें, तो यू विल से कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरवल होना मस्ट होता है, और यानी फ्रॉम ए टू ए इज नॉट नथिंग पॉसिबल। आप इसको निकालेंगे भी तो देर आर नंबर ऑफ एज, बेसिकली हम कर ही रहे होते हैं फिर के, जिस तरह अगर फर्स्ट करें कि स्पेसिफिक ए पॉइंट पे मैंने निकालनी है तो एक बहुत ही स्मॉल सा जो है हमें a माइनस सम एप्सिलॉन बाय 2 से लेकर a प्लस सम एप्सिलॉन बाय 2 तक करूंगी, when the epsilon is very very close to 0, तो हम छोटी सी वैल्यू जो है उसके इर्द गिर्द के लेंगे, बट इट हैज टू बी सम इंटरवल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकाल रहे हो। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड, अगर आपके पास CDF दिया हुआ है and you want to find the probability between two points A और B, तो इसका मतलब है कि सिंपली जो आपके पास बाहर बाद वाला पॉइंट है, मतलब f of x of a माइनस f of x of a जो है वो करके आप वहां से probabilities निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा था, यही फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b अगर f of x of t है उससे भी आप निकाल सकते हैं, या ये कि वो तो खैर देखें अगर आपके पास PDF लिखे हुए हैं तो फिर तो आप सिंपली इस ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a random variable between a and b, तो सिंपली a से b तक f of x करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो CDF गिवन है तो CDF के केस में आप क्या कर सकते हैं, दो CDFs को माइनस करके निकाल सकते हैं, बिकॉज एज वी हैव सीन कि f of x of a क्या है, ये वाला एरिया है, f of x of b क्या है, ये पूरा वाला ये वाला एरिया है। सो अब जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं PDF को, या अगर CDF गिवन है तो दो CDF में से को एक दूसरे में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट जस्ट टू अच्छा, जस्ट वन एग्जांपल अबाउट दिस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक ये एग्जांपल मैंने कहीं से उठाई है इंटरनेट से, कि हमारे पास कोई एक मेल ऑर्डर सर्वे था कि इन लोगों को जो है मेल के थ्रू सर्वे भेजा गया था, और वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखिए कि in case of discrete random variable, whenever you are talking about random variable, probability mass function is important, और sometimes discrete random variable में भी लोग उसको probability density function कह देते हैं, ठीक है, it doesn't matter, but the thing is कि the probabilities of each and every discrete value is probability mass function. In case of discrete random variable, for continuous random variable, PDF is important because that is actually giving you the फॉर्मूला जिसके थ्रू आप किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी का कर्व का वो कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से इस एग्जांपल में जो है वो पहला चीज हमने क्या करनी है कि वी नीड टू प्लॉट दिस PDF, और उसको मैंने प्लॉट किया हुआ है सिंपली x को जो है वो 0 से 1 तक वैल्यूज पुट करके, तो इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। यू शुड बी एबल टू डू दिस, अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो यू शुड बी एबल टू प्लॉट द PDFs। दूसरी चीज क्या है, आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है कि प्रूव दैट
प्रोबेबिलिटी ऑफ x फ्रॉम 0 to 1। अब देखें इस केस में क्या है, x हमारे पास जो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल यानी s ऑफ x जो था ये नजर आ रहा है मुझे, जो कि तमाम x के वैल्यूज को कवर कर रहा है। दिस इज बिटवीन 0 एंड 1। सो व्हाट इज आस्क, ये 0 और 1 के दरमियान अगर यानी अंडर एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू 1, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि जब हमने वो करना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वी हैव सीन कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू 1 होता है। तो अब इसमें माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो है नहीं, 0 से 1 है, और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं इसका फॉर्मूला लगा देती हूँ और फिर dx करती हूँ। ये मैंने कंप्यूट किया हुआ है, आप खुद देख लीजिएगा। तो दिस शुड कम आउट टू बी 1, विच मतलब इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व। अब आप देखें, अगर मैं फर्स्ट करें कि क्वेश्चन आपको इस तरह का दे देती हूँ पीडीएफ देने के बाद, अब अगर आप कंप्यूट करना शुरू कर देंगे कि जी पहले ये रेक्टेंगल लिया, इसका एरिया ले लिया, फिर ये ट्राइंगल ले लिया, इसका एरिया ले लिया, तो इट वुड जस्ट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, यू हैव द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है इंटीग्रल के साथ, आप उसमें फॉर्मूला लगा के सिंपल जो है वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं बजाय इसके के। और इस केस में तो चलें आपको नजर आ रहा है कि एरिया रेक्टेंगल ट्राइंगल करके कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, पीडीएफ्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल गॉसियन, जिसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, उसमें आपको ये चीज नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है थर्ड पार्ट क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2, विच मीन्स कि आपको क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2। ये हम देख चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, दिस इज a, दिस इज b, वी हैव सीन, देन दिस इज a से b तक f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसको आप ये चीज कंप्यूट खुद से करके देख सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। Now we come to the last part of this lecture, जिसमें we will just talk about mean and variance of जो formula है random variables का, और फिर सिर्फ दो हम random variables को continuous के केस में touch करेंगे, which are um, uniform random variable for the continuous case and Gaussian random variable, that's it. So सबसे पहले तो ये है कि जो expected value या mean of the random variable, जिस तरह हमने देखा था in the case of discrete time, हमारे पास क्या था, expected value of x was equal to summation I from 1 to n xi, probability of x equal to xi. So in case of continuous random variable, we have this equal to again minus infinity to infinity तक x f of x dx। ठीक है, और जाहिर है ये लिमिट चेंज हो जाती है बेस्ड अपॉन के x f of x कहाँ तक आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इसको x कर देती हूँ। एंड सिमिलरली जो हमारे पास वेरिएंस है उसका फॉर्मूला भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एक्स स्क्वायर हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। Okay, then we actually will talk about two types of random continuous random variable। जिस तरह हमारे पास डिस्क्रीट के केस में यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होता है, इसी तरह से कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स भी होते हैं। और कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या होता है कि कंटिन्यूस के केस में a से b तक जो भी वैल्यूज हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं थ्रू आउट आपके पास जो भी पीडीएफ होता है। सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास कांस्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। और f of x x अगर a से b तक है तो इसकी वैल्यू 1 over b minus a हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द पीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। हमने पीएमएफ वहां पे डिफाइन किया था जस्ट 1 over n। इस केस में जो है दिस इज 1 over b minus a, और ये हमें नजर आ रहा है कि y इज इक्वल टू 1 over b minus a, बिकॉज हमें देखें ये इसका वेरीफाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि a से b तक f of x dx should be equal to 1 because overall area should be equal to 1। तो अगर मैं इसको पुट करती हूँ 1 over b minus a from a to b d of x, so this will come out to be 1 over b minus a time x from a to b
which will come out to be 1. ठीक है, so ये नॉर्मलाइज एक्चुअली कर रहा है, एरिया 1 कर रहा है 1/v-a का फैक्टर। इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल की, दैट इज एक्चुअली a + b/2 है, और वेरिएंस जो है वो v-a² 12 का फॉर्मूला आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला जो है उसको मैंने यहाँ से इंटीग्रेट करके वैल्यू मतलब फॉर्मूला कैसे आया है वो यहाँ से निकाल भी दिया है मैंने आपके लिए। जो सिंपल क्या किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो इक्वेशन है उसको पुट की है, x f(x) dx, उसमें f(x) की वैल्यू पुट की है, लिमिट्स की वैल्यू पुट की है, एंड इंटीग्रेट कर दिया तो वो फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से जो है यू कैन वेरीफाई कि फॉर्मूला वेरिएंस का आपके पास किस तरह से आ रहा होता है। सो नाउ व्हाट वी नो इज कि अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि आप करते हैं अपनी डोमेन में, जो भी आपकी रिसर्च डोमेन है, और आप ये देखते हैं कि जी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी आ रही है एक स्पेसिफिक वैल्यू से लेकर दूसरी स्पेसिफिक वैल्यू तक, और सेम प्रोबेबिलिटी है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उस केस में आप सिंपली मीन और वेरिएंस जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मोर रैंडम सॉरी प्रोबेबिलिटी मोर, मे बी आप जाके आगे कोई और कोर्स भी पढ़ें प्रोबेबिलिटी का, देन यू विल रियलाइज के there is more to probability than just mean and variances. हमारे पास और higher order moments होते हैं, and there are so many things. लेकिन बहरहाल for the time being you just remember कि the 3-4 important things about a random variable is probability mass function or density function, cumulative distribution function, and expected and mean value. Let's see an example for this. यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, हमने जो है ये कहा है कि आपके पास जो है वो करंट मेजर कर रहे हैं आप मिली एम्पियर में, ठीक है, और 0 से लेकर जो है वो द रैंडम वेरिएबल जो है वो करंट मेजर कर रहा है, एंड इस वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 20 मिली एम्पियर्स के दरमियान में करंट मेजर कर रहा है, एंड देन अस्यूम दैट द पीडीएफ इज गिवन बाय दिस थिंग कि आपके पास जो करंट की वैल्यू है दिस इज एक्स इज द करंट 0 से लेकर 20 तक है, और इसकी वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 1.05। एक्चुअली दिस अगर आप देखें तो दिस विल बी इक्वल टू, वो गलत मैंने बना दिया है, 0 जो है ना, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, 0.05, ठीक है, 1/20 बेसिकली होगा ये। और अब हमने CDF निकालना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस अब वो है कि CDF आपने निकालना है। अब CDF और PDF के दरमियान हमने क्या देखा था कि CDF इज एक्चुअली इक्वल टू -∞ to x f(x) of t dt, ठीक है, ये f(x) है। अब ये हमें नजर आ रहा है कि इससे बियॉन्ड तो 0 वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि f(x) जो है वो -∞ से 0 तक तो 0 होगा, इसी तरह से 20 से आगे भी 0 है x की वैल्यू, तो जाहिर है कि वो जब f(x) ही 0 है तो फिर इंटीग्रल भी 0 आ रहा होगा। तो ये दो चीजें तो हमें f(x) के बारे में पता चल गई हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 0 for x less than 0 and it will be equal to 1 for x greater than 1. Why 1? Because we know कि जब x tends to infinity होता है तो वो 1 भी रहता है ना, because हमने ये देखा था। तो हमने जो कंप्यूट करना है वो किस लिए करना है, यहाँ पे करना है। एंड हाँ, सो इट मीन्स कि वी विल कंप्यूट, और -∞ तो अब रहा नहीं है, 0 से x तक कंप्यूट करेंगे 0.05 dt, ठीक है, तो ये दिस विल कम आउट टू बी 0.05x। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि हमारे पास जो CDF है दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 क्योंकि कुछ भी नहीं है, दिस विल इंक्रीज from 0 to 20 with the help of this formula and it will be equal to 1 for x greater than 20। अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि f(x) of 10 मुझे बताएं कि क्या है, तो f(x) of 10 का क्या मतलब है, probability of x less than or equal to 10, which means कि आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि CDF till 10 तक जो है, यानी यहाँ पे तो ये वाला एरिया जो है दिस इज इक्वल टू 0.5, और CDF को पॉइंट प्लॉट करना भी आपका पॉइंट है तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, द लास्ट स्लाइड which is Gaussian random variable. Gaussian random variable is a very specific, very important kind of random variable जो कि बहुत ज़्यादा आपको different जगहों पे नजर आएगा। I will just talk about its shape
मैं एफ ऑफ इसका जो है वो पीडीएफ ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक्चुअली गलत किया हुआ है कि मैंने दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ये कि इसको कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, वी विल जस्ट टॉक अबाउट टू थिंग्स कि जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो मीन और दूसरा वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, यानी इसका फॉर्मूला जो है ना, इट इज दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2 ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मीन और वेरिएंस की बेस पे जो है वो डिसाइड हो रहा होता है कि ये जो बेल शेप का हुआ है इसको बेल शेप भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ गॉसियन नहीं कहते, आपको कहीं जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विच इज एक्चुअली द सेम एज गॉसियन रैंडम वेरिएबल। और इसके लिए हम लिख किस तरह रहे होते हैं, मीन एंड वेरिएंस इस तरह से करके लिख रहे होते हैं। आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल बहुत ज्यादा नजर आएगा जिसमें जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस होता है, उसको इस तरह से लिख रहे होते हैं। जिस तरह नॉइजेस जो होती हैं वो नॉर्मली हम कहते हैं कि जीरो मीन यूनिट वेरिएंस नॉइज ऐड हो गई है, ठीक है। यू विल सी इन मेनी पेपर्स और डिफरेंट सिनेरियोज के रैंडम वेरिएबल्स जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, अगर नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो रहा होता है, नॉइज को हम मोस्टली ले रहे होते हैं वाइट गॉसियन वाइट ले रहे होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज ले रहे होते हैं, ये दोनों ही एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, इस केस में जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि वेरिएंस जो है वो स्प्रेड बता रहा होता है और जो जाहिर है कि मीन है वो उसका सेंटर बता रहा होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारे पास CDF है उसका फॉर्मूला सिमिलर टू द अदर फॉर्मूलाज हमने देखा है। अब यहाँ पे मैंने t के बजाय x प्राइम कर दिया, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम x के अगर लिमिट हमारे पास x पर है तो इसका मतलब है कि डमी वेरिएबल जो इंटीग्रल का वेरिएबल है इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट देन x, t कर दें, x प्राइम कर दें, कुछ भी कर दें। इन एनी केस व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इस ही चीज को, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, माई एक्सपोनेंशियल माइनस दिस थिंग, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर निकाल लिया। और लेकिन एक चीज याद रखने की जरूरत है कि CDF का ये फॉर्मूला तो है, लेकिन CDF आप इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल है, उसके जो है वो एक्सपोनेंशियल में स्क्वायर्स भी आ रहे हैं विच इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए जो है वो हम मोस्टली हमें टेबल प्रोवाइडेड होते हैं, और जब आप इसकी वैल्यूज मतलब देयर आर नंबर डिफरेंट, जाहिर है स्टैंडर्ड वेज के आप उस टेबल को कैसे पढ़ सकते हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग राइट नाउ। कभी आपको जरूरत पड़े तो यू कैन एक्चुअली लुक इनटू इट, बट व्हाट वी सी फ्रॉम हियर इज कि आप इंटीग्रल करके f ऑफ x को जो है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रल करके जो है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल तो सकते हैं, बट इट इज नॉट इंटेग्रेबल। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो टेबल से निकाल रहे होते हैं हम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल में बहुत ज्यादा देखेंगे दैट इज एक्चुअली 68, 95 एंड 99.7 रूल, ठीक है, या रेशियो कह लें, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स है जिसका मीन जो है वो म्यू एक्स है एंड वेरिएंस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अगर आप मीन के इर्द गिर्द स्प्रेड अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अगर मीन के इर्द गिर्द 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं, यानी फर्ज करें कि दिस इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, सिग्मा एक्स है, दिस इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, गलत बना दिया, ओके लेट्स सपोज के दोबारा बनाती हूँ जी, दिस इज रैंडम वेरिएबल म्यू एफ एक्स है और लेट्स सपोज कि दिस इज मतलब जाहिर है कि ये सेंटर में होगा, तो मेरे पास ये है पॉइंट, ये है पॉइंट एंड ये, so this is actually one variance, one standard deviation, this is 2 standard deviation, sigma x 2 sigma x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर 3 sigma x है।
So what this is telling us is कि अगर आप one standard deviation लेते हैं दोनों साइड पर, यानी this is the mean, तो मीन के दोनों साइड पर अगर आप वन स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो 68% ऑफ द वैल्यूज जो भी जिस भी x के लिए आपने इसको प्लॉट किया हुआ है उसकी 68% ऑफ द वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन से, वन स्टैंडर्ड डेविएशन स्प्रेड से। टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्प्रेड के अंदर जो है वो 95% वैल्यूज जो है वो आ जाती हैं, और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो है वो 99.7 परसेंटेज वैल्यूज आ जाती हैं, और बाकी जो 0.3% वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं। और दिस इज समथिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल करते हैं, एफ टेस्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि इन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो टेल वन टेल प्रोबेबिलिटी, टू टेल प्रोबेबिलिटी शायद आप लोगों ने आई डोंट नो कभी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन ये कि उसमें यही चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टेल प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर कि वो जब 3% है वो कितना ज़्यादा 0.3% जो है वो सिग्निफिकेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्या करना है, नहीं हो रहा तो क्या करना है, एंड सो बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप आवर लेक्चर टुडे। और सो आज हमने जो है वो वी टॉक्ड अबाउट discrete time random variables, continuous time random variables, expected values, variance, and standard deviation, PMF, PDF, CDF। ये चीज़ें वैसे आपको देखने में मुश्किल लग रही हैं, लेकिन अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन अगर आप इनको एक दूसरे से लिंक करना शुरू करें तो दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, और ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी। सो इन फ्यूचर आई वुड एडवाइज यू के try to keep an eye on all of these, और फिर जब आप पढ़ते हैं तो try to understand and try to link it back to this lecture. Okay, चलिए, we will stop here now. Good luck for your presentation and for your final exam. Thank you.